हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूरज सर रावत सर आप सभी का स्वागत करता हूं और एक और नई सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए मॉडल पेपर फर्स्ट, जो कि हम हिंदी सब्जेक्ट की बात करेंगे। हिंदी में जो मॉडल पेपर में जो आपका जीके का पार्ट्स रहेगा, स्कूल मैनेजमेंट का पार्ट रहेगा और हिंदी के जो क्वेश्चन है उनकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो सभी साथी एक बार जुड़ जाइएगा और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक एक प्रश्न की अपने चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। तो इस तरीके से ये चार कथन दिए गए, उन चारों कथनों पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पर आपको ये कहा गया कि 1 2 3 सही है, 1 2 4 सही है, या 2 3 4 सही है, या 3 4 सही। इसका मतलब यहाँ पर 1 2 और 4 सही है। 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर आपका क्या है, सही है। तो दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके बीच में ये आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समूह में राजस्थान के पर्वत शिखरों की उनकी ऊंचाई और उनके अनुसार अवरोही क्रम में आपको स्थित करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका खो आएगा, फिर तारागढ़ आएगा, फिर रोजा भाखर आएगा और फिर बेराट आएगा। तो इसका बी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये जो पहाड़ियाँ हैं उनको एक बार सही सीक्वेंस में सभी पहाड़ियों को आप देख लीजिएगा। सिरोही से लेकर लास्ट तक जितनी भी पहाड़ियाँ उनको आप आराम से देख लेना। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि कोपेन का जो वर्गीकरण है, उस कोपेन के वर्गीकरण से क्वेश्चन पूछा है कि कोपेन के AW प्रकार की जलवायु वाला जिला है। ये AW CW और इस तरीके की जो आपका कोपेन वर्गीकरण है उसको आराम से देख लेना। AW वाला जिला कौन सा होता है, बांसवाड़ा जो जिला है वो AW वाला जिला होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तित पाई जाती है। तो आपसे ये पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता पाई जाती है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सुदूर पश्चिमी भाग। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 5वां, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के उद्देश्यों को चिह्नित कीजिएगा। तो जल स्वावलंबी गाँवों का विकास करना, ये इसकी योजनाओं क्या उद्देश्य है, उद्देश्य है। इसके साथ साथ में 1 नंबर ये था, उसके साथ में भूजल स्तर को बढ़ाना भी है और फसल पद्धति को बदलाव करना भी है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, 1 2 3 तीनों ही बात सही है। ये तीनों ही उद्देश्य मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच में यह है कि विशुलपुर बांध से संबंध में असत्य कथन को छांटिएगा। तो विशुलपुर बांध के संबंध में असत्य कथन की बात यहाँ पर करी गई है। तो यहाँ पर उसकी स्थापना 687 में की गई थी, ये लिखा गया है। विशुलपुर बांध की स्थापना एशियन बैंक विकास बैंक की सहायता से की गई थी। उसके बाद में विशुलपुर बांध स्वयं माधोपुर जिले में स्थित है। तो यहाँ पर यह जो बात है वो गलत दी गई है और इस बांध द्वारा जयपुर, टोंक, अजमेर, नागौर को पेयजल की आपूर्ति होती है, ये भी ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अनास एक सहायक नदी है। अनास एक सहायक नदी है, तो किसकी नदी है, तो अनास माही की एक सहायक नदी है। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं उनमें से एक प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो आपको ये पूछा गया है, राजस्थान में जो 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले जो जिले हैं वहाँ पर वर्षा जो होती है वहाँ पर किस प्रकार की जो वनस्पति है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। सुमेलित करना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो कपास वीरनार लिखा गया है, गेहूँ माही धवल लिखा गया। किस्मों के साथ में फसल को सुमेलित करना है। चावल माही सुगंधा है, मक्का माही आपका कंचन है। उसमें से आपको ये कहा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो गेहूँ जो है माही धवल इसका क्या है, सुमेलित नहीं है।
उसके बाद में 10 नंबर, घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य है? घड़ियाल जो है उनको सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य है? तो यहाँ पर बात आ जाती है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है वो घड़ियालों को क्या करता है? संरक्षित करता है। उसके बाद में सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिएगा सूची 1 में क्या लिखा है, सूची 2 में। सूची 1 में वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र लिखे हैं, तो दूसरा जिला लिखा है जोहड़बीड़, गढ़ेवाला झुंझुनू, गुड्डा बिश्नोई नागौर, गोगेलाम जोधपुर, भीड़ बीकानेर, ये आपको लिखे गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना। तो गुड्डा बिश्नोई यहाँ पर जयपुर आपका जोधपुर का हो जाता है। तो बी का 3 नंबर, एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो ऑप्शन तो एक ही आपका कट जाता है। उसके बाद में अपने बात करते हैं, उसके बाद में अपने बात करेंगे कि जोहड़बीड़ गढ़वाल जो है ये बीकानेर का है। तो 1 का 4 यहाँ भी नहीं है, 1 नंबर और 2 नंबर में 1 का 4 आपका हो जाता है। उसके बाद में आपका गांगेलाव जो है वो नागौर में है, तो आपका तीसरे का 2 नंबर 1 में आ जाता है, इसमें आ जाता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या है? ठीक हो जाएगा। भीड़ की बात करेंगे तो ये झुंझुनू में आ जाता है। तो यहाँ पर 4 3 2 1, ये इसका 4, इसका 3, इसका 2 और इसका 1 यहाँ पर सुमेलित हो जाता है। निम्नलिखित में से आपका सुमेलित है, आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित है। तो 12 नंबर की बात अगर करेंगे तो आपसे ये पूछा सुमेलित कौन सा है, तो इन सेंटिसोल्स है जो भीलवाड़ा और पाली जिलों में पाई जाती है, ये आपकी सुमेलित है। 13 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2001 से लेकर 2011 के मध्य निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की 10 के जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम अंकित की गई थी? तो ऐसा कौन सा जिला है आपका? तो नागौर जिला स्थित है। सवाल नंबर 14 की बात करेंगे तो स्पेशल कंपोनेंट प्लान विकास से संबंधित है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान किससे संबंधित है? तो ये अनुसूचित जनजाति, आपकी अनुसूचित जाति से संबंधित है। 15 नंबर, राजस्थान में पाया जाने वाला अधात्विक खनिज है। तो राजस्थान में पाया जाने वाला अधात्विक खनिज है वो फेल्सपार है। उसके बाद में राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना, राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना 2005 में लागू की गई थी। सूची 1 और सूची 2 को आपको क्या करना है? सुमेलित करना है और उसके बाद में दिए गए जो कूट है उनका मिलान हमें करना है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 का मिलान हम करने वाले हैं। तो उसके साथ में सूची 1 में क्या लिखा गया है वो देखते हैं और सूची 2 में क्या लिखा गया है वो देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा ऐतिहासिक पर्यटन स्थल और इधर पर्यटन के अंदर लिखे हैं या पर्यटन की प्रकृति लिखी है। धार्मिक पर्यटन गणेश्वर, प्रकृति पर्यटन देलवाड़ा और पुरातात्विक पर्यटन तालछापर आपका यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर अपने इनका सुमेलन अगर करते हैं तो आपके सामने देखिएगा ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है वो तो रणथंभौर है। उसके साथ में अपने बात करते हैं दूसरे की कि धार्मिक पर्यटन स्थल की बात करेंगे तो देलवाड़ा आपका हो जाता है। पुरातात्विक पर्यटन की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर गणेश्वर हो जाता है और प्राकृतिक का आपका 4 नंबर तालछापर वो है वो आपका हो जाता है। तो यानी कि इसका जो है आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाता है, इसका 1 नंबर आ जाएगा और इसके साथ में इसका 3 नंबर, इसका 4 नंबर और इसका 2 नंबर, इस तरीके से ये सुमेलित हो जाते हैं। 18 नंबर की बात करेंगे तो 18 नंबर पर राजस्थानी भाषा में एवं संस्कृति में डिंगल है। तो राजस्थानी भाषा और संस्कृति में डिंगल क्या है? तो आपको यहाँ पर बताना है डिंगल जो होती है वो एक प्रकार की मिश्रित बोली होती है। और उसके बाद में 19 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि बोली और जिलों को सुमेलित आपको करना है। तो बोली और जिले, एक साइड में बोली दी गई है तो दूसरी साइड में जिले दिए गए हैं, तो उनको क्या करना है? सुमेलित करना है। जगरोती, उदयपुर, डांडी, टोंक, नागरचौल, बाड़मेर, धावड़ी है वो करौली, इस तरीके से ये बोली दी गई है तो उनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिएगा जागरोटी की बात करेंगे तो ये करौली में आती है और ये डाडी की बात करेंगे तो ये बाड़मेर में आती है और नागरचौल की बात करेंगे टोंक में आती है और धावड़ी की बात करेंगे तो उदयपुर में आती है। ऐसा ऑप्शन आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो 4 3 2 1 इनका क्या हो जाता है? सही सुमेलन हो जाता है।
इधर आपका 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इधर लेखक दिए गए हैं और इधर आपके ग्रंथ दिए गए हैं, तो इनमें से क्वेश्चन पक्का आने की संभावना रहती है। पद्मनाभ है वो कानड़देव प्रबंध का लिखा है, करनिदान सूरज प्रकाश लिखा हुआ है, और सूर्यमल मिश्रण वंशोदय लिखा हुआ है, मंडन राजवल्लभ लिखा हुआ है। आपसे ये कहा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सूर्यमल मिश्रण का वंशोदय नहीं लिखा हुआ है, वंश भास्कर लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। 21वें सवाल की बात करेंगे। क्वेश्चन 21 में है कि महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की वह कौन था। तो महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसकी बात करें, मुहूर्तमाला जो ग्रंथ है वो लिखा था, वो कौन था, तो चक्करपाणी मिश्र मुहूर्तमाला के लेखक माने जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। एक साइड में वन्य जीव दिए शुभंकर दिए गए हैं, तो एक साइड में जिला दिए गए। जालौर का भालू दिया गया, भीलवाड़ा का मोर दिया गया है, जयपुर का राजहंस दिया है, झुंझुनू का काला तीतर दिया गया है। तो सीधा सा आपको दिखाई दे रहा है सी का, ये राजहंस जयपुर का नहीं होता है, जयपुर का चीतल होता है। तो यहाँ पर जयपुर की बात करें तो जयपुर का आपका चीतल पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना। राजहंस है वो किसका है, तो राजहंस है वो नागौर का होता है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। अगला आपका 23 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, 23वां क्वेश्चन आपका ये है कि नंद घर योजना के बारे में कौन सा जो कथन है, कौन से कथन है वो आपके क्या हैं, सत्य हैं। तो नंद घर योजना की अगर बात करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर क्या हो जाता है, योजना के बारे में सत्य कथन, अनाथ बच्चों को घर प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, और यह योजना आंगनवाड़ी केंद्र संचालित सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत एकल कामकाजी महिलाओं के बच्चों को देखभाल पालन में वृद्धि की जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाता है, तो इसमें केवल 2 नंबर सही है, पालन जो नंद घर योजना जो है वो इसका केवल 2 ऑप्शन सही हो जाता है। उसके बाद में अपने बात करेंगे, अगला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में सौर घम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो जयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ इनकी बात करते हैं, तो यह जो है सौरघम अनुसंधान केंद्र जो है वो उदयपुर में स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है, तो रामदेवरा है, नाथद्वारा है, रणकपुर है, तो जयसमंद है। तो यहाँ पर अपने बात करते हैं तो जयसमंद है वो झील के लिए जाना जाता है, इसलिए ये आपका धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं हो जाता है। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है, तो आपका 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। तो जेवलिन थ्रोअर थे राजेंद्र आपका देवेंद्र झाझड़िया। और उसके बाद में अपने 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपसे ये पूछा है सुमेलित कौन सा नहीं है, तो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी लिखा है, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एवं इंस्ट्रूमेंटेशन जयपुर लिखा है, मोदी अल्काइन एवं केमिकल लिमिटेड स्टोर भरतपुर लिखा है, तो ये इसका सुमेलित नहीं है। ओरिएंटल पावर केबल लिमिटेड ये कोटा, ये इसका सुमेलित है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुमेलित है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। इधर राज्यपाल और इस साइड में अनुच्छेद दिए गए हैं, तो इनका सुमेलित आपसे पूछा गया। राज्यपाल का 167, मंत्रिपरिषद का 163, मुख्यमंत्री के कार्य 155 और विधान परिषद का 169 आपका लिखा गया है। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित है, तो यहाँ पर एकमात्र जो विधान परिषद दी गई है वो 169 में है, बाकी सारे के सारे सुमेलित है आपके नहीं है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 29 नंबर जो क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, आपके पॉलिटी से पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद राजनीतिक दल सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है, तो भारतीय जनसंघ, राम राज्य परिषद और भारतीय जनता पार्टी और किसान मजदूर पार्टी। तो आपसे ये पूछा गया प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद राजनीतिक दल जो कौन सा था, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना 29 का भी नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाता है, राम राज्य परिषद। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर लिखा है कि राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो कब किया गया था। तो जननी सुरक्षा शिशु सुरक्षा का 12 सितंबर 2011 को प्रारंभ किया गया था। आहार के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। आहार के संबंध में
आपका असत्य कथन पूछा है तो आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन में विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों से बनी होती है। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। और आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने के लिए मिट्टी के क्वार्ट्ज के टुकड़े पर चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। तो कौन सा सत्य नहीं है? मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करेंगे अगला जो क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है, उसकी चर्चा हम करें कि आपके सामने यहाँ पर लिखा गया अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। तो गोसुंडी अभिलेख है, बुचकुला अभिलेख है, होलियोडोरस का वैष्णव अभिलेख है, तो घटियाला अभिलेख है। तो ऐसा अभिलेख कौन सा है? गोसुंडी जो अभिलेख है वो उसकी क्या करता है? पुष्टि करता है। 33वां क्वेश्चन ये है कि राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो यहाँ पर ध्यान रखना आपका कि राजस्थान कोटा विद्रोह 1957 के प्रथम विद्रोह करने वाले लाला जयदयाल और मेहराब खान थे। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके बीच में ये आया 34 नंबर क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि नव राजस्थान की राजधानी की मुद्दा हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था जिसे अध्यक्ष थे। जिसके अध्यक्ष की अगर अपने बात करते हैं तो जिसका जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो यहाँ पर आपको बताना है ले कर्नल टी.सी. पुरी, बी.पी. मेनन, आर.बी. पटेल और शंकर देव राय। तो इसका जो अध्यक्ष जो थे वो बी.आर. पटेल थे। अगला यहाँ पर ध्यान से सुनना है आपको कि 35 नंबर क्वेश्चन जो आपका है उसमें ये लिखा गया है कि राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार आपको करना है। किशनगढ़, बांसवाड़ा और जयपुर और उनकी स्थापना के अनुसार सही कालक्रम आपको लगाना है। यानी पहला कौन सा जो प्रजामंडल है वो निर्मित होता है इस तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले है वो जयपुर प्रजामंडल होता है, फिर उसके बाद में किशनगढ़ होता है, फिर बांसवाड़ा होता है। 3-1-2 का ऑप्शन कौन सा हो जाता है? डी नंबर ऑप्शन आपका हो जाता है। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठते हैं? तो बीकानेर के महाराजा राय सिंह जो है वो गद्दी पर कब बैठते हैं? तो उनकी बात करें तो 1574 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठते हैं, जिन्होंने जूनागढ़ फोर्ट का निर्माण करवाया था। उसके बाद में 37 नंबर क्वेश्चन चौहान राजवंश से निम्नलिखित शासकों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिएगा। तो ये आपसे पूछा गया, व्यवस्थित करना है आपको कालक्रम। सबसे पहले पृथ्वीराज प्रथम आते हैं, फिर उसके बाद में अजयराज आते हैं, फिर उसके बाद अर्णोराज आते हैं, फिर बिग्रराज चतुर्थ आते हैं। तो इसका 1, 2, 3, 4 ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन आपका सही एंस्टिक आंसर हो जाता है। उसके बाद में अपने 39 की बात करेंगे कि रुणेचा कि बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट किए जाते हैं? तो यहाँ पर बाबा रामदेव के अनुयायी वो कामड़िया पंथ है, या फिर नवल पंथ है, बैराग पंथ है, या फिर नाथ पंथ है। तो ये तो सीधा सा आंसर है आपका कि यहाँ पर बाबा रामदेव के जो अनुयायी है वो कौन से पंथ के होते हैं? कामड़िया पंथ के हो जाते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके मानने के महीनों का जोड़ा सही नहीं है? तो ये आपको बताना, पुष्कर मेला कार्तिक में भरता है, बाबा रामदेव जी का मेला श्रावण में भरता है, और उनमें से कोई नहीं, या खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन में भरता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बाबा रामदेव का मेला जो है वो श्रावण में नहीं भरता है। ठीक है, उसके बाद में 40 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य है? कौन सा मेव लोक नृत्य है? तो जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं वो नृत्य है क्या? तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना रणबाजा नृत्य जो है मेव लोक नृत्य पाया जाता है। उसके बाद में 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है? ओगनिया है, मादलिया है, आड़ है और तेवटा है। इसमें यह पूछा गया कौन सा गले में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? तो ओगनिया नहीं है, मादलिया, आड़ और टेवटा ये तो गले में पहने जाते हैं। सोनारगढ़ किले की अगर बात करी जाए तो किस श्रेणी का किला है? तो सोनारगढ़ आपका गिरी दुर्ग है, या धानव दुर्ग है, जल दुर्ग है, या पारिक दुर्ग है? तो आपको पता है सोनारगढ़ जो है वो आपका कौन से श्रेणी का किला है? तो आपको पता है ये धानव श्रेणी का किला पाया जाता है। उसके बाद में अपने बात करें
लड़ियों की हवेली तथा गोयनकाओं की हवेली यह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। झुंझुनू जिले के किस स्थान पर स्थित है? तो मंडावा है, मुकुंदगढ़ है, नवलगढ़ है और बगड़ है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो लड़ियों की हवेली तथा गोयनकाओं की जो हवेली है वो मंडावा में स्थित है। आगे चलिएगा, अगला देखिएगा, सीताराम बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित रखते हैं? तो सीताराम है, बदन सिंह है, नानक राम जो चित्रकार है ये किस शैली से संबंधित है? तो ध्यान में रखना आपका किशनगढ़ शैली से ये संबंधित पाए जाते हैं। राजस्थान संस्कृति में जानोटन क्या है? राजस्थान संस्कृति में जानोटन है वो क्या है? भूमि का माप है, एक प्रकार का लोकगीत है, एक प्रकार की कृषि है, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है। तो ऐसा जो क्वेश्चन है आपका पेपर में पक्का आने वाला है, ऐसा इस तरीके के क्वेश्चन। तो वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज है उसे क्या कहा जाता है? जानोटन कहा जाता है। जामसर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? जामसर आपको ध्यान में रखना। जामसर प्रसिद्ध की बात करेंगे रॉक फॉस्फेट के लिए, जिप्सम के लिए, मुल्तानी मिट्टी के लिए, एब्स्ट्रॉय के लिए। तो आपका जामसर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जामसर है वो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को भी त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हो गए? ऐसे कौन थे? धन्ना जी, जाम्बो जी, पीपा जी और रैदास। यहाँ पर ये कहा गया है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा संत है जो रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली को स्थापित किया? तो ये कौन से थे संत? ऐसे पीपा जी महाराज थे। और उसके बाद में अपने बात करें, स्याणन डूंगरी तीर्थ है वो कहाँ पर स्थित है? स्याणन डूंगरी तीर्थ है वो कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़ और चूरू। तो स्याणन डूंगरी जो है वो आपकी कहाँ पर स्थित है? तो चूरू में स्थित हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? तो कालीबंगा से हड़प्पा के पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते जो अवशेष है वो कोट दीजी में मिले हैं। किस में मिले हैं? कोट दीजी में मिले हैं, आपको ध्यान में रखना। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्षत माता का मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली से बने हुए हैं? तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा कि गुप्त है या गुर्जर प्रतिहार है, मौर्य है या द्रविड़ है। तो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, आबानेरी का हर्षित माता का मंदिर है, वो कौन सी स्थापत्य शैली से बने हुए हैं? तो गुर्जर प्रतिहार स्थापत्य शैली से बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन में राज्य का कौन सा स्थान है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क्रियान्वयन में कौन सा स्थान है? तो राज्य का 15वां स्थान है। वर्गिंभंग में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम में राजस्थान पुलिस की किस सब इंस्पेक्टर ने कुश्ती में कांस्य पदक है वो जीता है? ठीक है, तो राजस्थान पुलिस की एक सब इंस्पेक्टर है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में सब इंस्पेक्टर में कुश्ती में कांस्य पदक जीता। पूजा सिहा, कसनार चौधरी, मंजू बाला और निखित जरीन यहाँ पर आपको बताया गया। तो ये पूजा सिहा एसआई जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में जो बर्मिंघम में संपन्न हुआ था उसमें आपका कांस्य पदक जीता था। उसके बाद में 53 नंबर क्वेश्चन ये है कि बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण के मिशन के अंतर्गत सत्य कथन का चुनाव आपको करना है। बीज स्वावलंबन योजना के आकार को दोगुना किया जाएगा। निःशुल्क बीज में मिनी किट उपलब्ध होंगे। उपरोक्त दोनों सही है या इसमें से कोई सही नहीं है? तो आपको ध्यान में रखना ये दोनों बातें सही है, उपरोक्त दोनों बातें ठीक लिखी गई है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 2021-22 में राजस्थान आर्थिक समीक्षा जीडीपी है उसका योगदान कितने प्रतिशत है? तो 30.23% उनका योगदान पाया जाता है। राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा GGAY ऐप किस योजना के लिए बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राजस्थान गरीब योजना कल्याण के लिए। यह जो ऐप है GGAY ऐप जो है उसका निर्माण किया गया है। तो सबसे पहले पूछा जाए कि GGAY क्या है? तो ये एक एप्लीकेशन है, ध्यान में रखना। 56 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि मई 2022 में राजस्थान के किस मंत्रालय ने सिलिकोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किया था? तो यहाँ पर गृह मंत्रालय, रोजगार मंत्रालय, आर्थिक
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो यहाँ पर 2000 मई में किस मंत्रालय को सिलिकोसिस पोर्टल 2022 में शुभारंभ किया गया था? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, उसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन आपका ये आ जाता है, आपका पुरस्कारों से संबंधित ये क्वेश्चन आ जाता है कि 2022 के पद्म पुरस्कारों से संदर्भ में असत्य कथन को आपका चुनाव करना है। और राजीव महर्षि और देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण प्रदान किया गया। चंद्र प्रकाश द्विवेदी, रामदयाल वर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया। अवनी लखेरा और देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण से प्रदान किया गया और अवनी लखेरा को पद्मश्री और देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो इस तरीके का ये पूछा गया है और आपसे ये पूछा गया कि असुमेलित आपका कौन सा है, यानी कौन सा असत्य कथन यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर अवनी लाखेरा को और देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण से सम्मानित नहीं किया गया, ये आपको ध्यान में रखना। तो ये करंट का अच्छा क्वेश्चन आपका हो सकता है। गैर सरकारी विद्यालयों के पुनर्भरण अधिनियम को किस धारा के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार प्राप्त किया गया है? तो यहाँ पर अब आपकी ये मैनेजमेंट के क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से इन सवालों के जवाब आपको देना है। तो कौन सी धारा आपकी है अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम? तो ये आपको ध्यान में रखना, धारा 12(2), धारा 12(1), धारा 11(1) और धारा 11(2). तो यानी कि यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है कि गैर सरकारी विद्यालयों का पुनर्भरण अधिनियम की किस धारा में है, तो धारा 12(2) में ये पुनर्भरण का जो आपका जो दिए गए हैं पुनर्भरण अधिनियम, ये धारा 2 में है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 है, उसके अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से क्या कार्य नहीं लगाया जा सकता है? तो इसकी बात करें, 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना में लगाया जा सकता है, आपदा राहत कार्य में, चुनावी संबंधी कार्य में या प्लस पोलियो कार्यक्रम में। तो यानी कि प्लस पोलियो कार्यक्रम में अब उनको नहीं लगाया जाता है, बाकी इन तीनों ही स्थान पर आपके लगाया जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे आपके निर्धारित किए गए हैं। तो ये जो आपके निर्धारित किए गए 45 जो घंटे हैं वो तैयारी सहित घंटे जो आपके हैं वो निर्धारित किए गए हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा विभाग की स्वायत्तशासी संस्था नहीं है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग की स्वायत्तशासी संस्था नहीं है। RCEE जयपुर, RSTB जयपुर और राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड जयपुर और शर्ट उदयपुर। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग की स्वायत्तशासी संस्था कौन सी नहीं है, तो शर्ट जो उदयपुर है वो स्वायत्तशासी संस्था नहीं है। राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? यानी आपसे ये पूछा गया है कि 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय जो है वो कौन से ज़िले में आपका बनाया जाएगा? तो आपका जोधपुर ज़िले में आपका बनाया जाएगा। समग्र शिक्षा के बारे में कौन सा जो कथन है समग्र का कौन सा सत्य नहीं है? असत्य कथन आपसे पूछा गया है। तो इसका उद्देश्य प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है, समग्र शिक्षा का। इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को भरना है। यह भारत सरकार की फ्लैगशिप कार्यक्रम है और यह राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। तो आपसे पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको सोच समझ के उत्तर बताना है। ये राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप कार्यक्रम नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपके बारे में लिखा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि NEP के बारे में के तहत किस वर्ष में शिक्षण में 14 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री होगी? तो 14 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री होने वाली है। तो ये आपसे पूछा गया है। तो 2030 तक यह है आपका संभावित रखा गया है। कोरोना काल के बाद MDM योजना पुनः आरंभ की गई थी। कोरोना काल के बाद में MDM योजना जो है वो पुनः कब प्रारंभ की गई थी? 9 मार्च 2022 से MDM योजना जो है वो आपकी प्रारंभ की गई थी।
उसके बाद में अगला हिंदी के जो क्वेश्चन है वो आपके आ चुके हैं। तय थ द, तय थ द वर्णों का उच्चारण स्थान आपको पूछा है तो दंत आपका उच्चारण स्थान है। और आपसे वर्ण पूछा जाए तो ये कौन से वर्ण हो जाते हैं, आपके दंत्य जो वर्ण है वो यहाँ पर हो जाते हैं। च का उच्चारण स्थान है, ऐसे क्वेश्चन भी पक्का आएगा। च का उच्चारण स्थान है तालु, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हिंदी में आ स्वर जो होता है उसको माना जाता है, आ स्वर आपका एक विवरित स्वर होता है। मुख खुलने के आधार पर 4 प्रकार के स्वर होते हैं। मुख खुलने के आधार पर आपके 4 प्रकार के स्वर होते हैं, जिसमें समृद्ध स्वर है, विवरित स्वर है, अर्धविवरित है और अर्ध समृद्ध स्वर यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये आ जो है वो आपका एक विवरित स्वर हो जाता है। किस विकल्प के सभी मूर्धन्य हैं, किस वर्ण के सभी जो है वो मूर्धन्य है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें देखा जाएगा तो ये धनुष आपका आ जाता है, तो इसका मतलब ये दंत हो जाता है। टैठ है के बाद में ये प फ आ जाता है, तो ये भी आपका कौन सा ओष्ठ हो जाता है। और अण री ढ और झ आ जाता है आपका तालु हो जाता है। तो एकमात्र ऐसा ऑप्शन आपका बचा है जो कौन सा हो जाएगा, ये आपका मूर्धन्य वर्ण हो जाते हैं, जिनका उच्चारण स्थान का कौन सा होता है, मूर्धा होता है। इसमें आपका ट वर्ग पूरा आता है और उसके साथ में री आता है, उसके साथ में आपका र वर्ण है वो आ जाता है। ये आपके कौन से हैं, मूर्धन्य वर्ण की संज्ञा में पाए जाते हैं। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना कि एक के स्थान से उच्चारित होने वाले स्ववर्ण स्वर कहलाते हैं, बिल्कुल कहलाते हैं। आपको ध्यान में रखना, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को 2 भेद किए जाते हैं, बिल्कुल 2 भेद किए जाते हैं। हर्ष आपका ऊ और दीर्घ परस्पर सवर्ण स्वर है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ओ औ जो सवर्ण स्वर है वो नहीं है, तो ओ औ क्या है आपका स्वर्ण स्वर हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्या हो जाता है, स्वर्ण स्वर हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो क्वेश्चन आपके बीच में ये आया कि बाढ़ के समान दिशाहीन वाक्यांश के लिए रेखांकित पद कौन सा है, तो आपको पता है बाढ़ एक संज्ञा पद है। ध्यान में रखना कौन सा है, बाढ़ एक संज्ञा पद है। आपदा वगैरह आती है वो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं, आपको ध्यान में रख लेना। और यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके बीच में है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सभी उदाहरण भाववाचक संज्ञा के उदाहरण नहीं है। तो दानव आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। ब्राह्मण जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्य जो जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि आपको ध्यान में रखना बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ये भाववाचक संज्ञा है, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं और ये भी सारी भाववाचक संज्ञाएं पाई जाती है। आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, वाक्य में किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, तो यहाँ पर कौन कौन सा है, कोई और कुछ की अगर बात करें तो अनिश्चयवाची है, ठीक है। और आपके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है, तो यानी कि आपके बारे में कोई यानी हमारे सामने खड़ा है तो वो मध्यम पुरुष हो जाता है। इसका मतलब क्या है, अनिश्चयवाचक और मध्यम पुरुष से सर्वनामों का प्रयोग है वो किया गया है। उसके बाद में अपने बात करते हैं, आपसे ये पूछा गया कि इनमें से किस विकल्प में सभी संज्ञा से बने हुए विशेषण है। निम्नलिखित में से ऐसा विकल्प आपको बताना है जो संज्ञा से बने हुए हैं। आपका आलस, ठीक है, आलस से आलसी बनाया गया है। पिता से पैतृक बनाया गया है। लिखना क्रिया, यानी ये क्रिया होगी, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका कट जाता है। पढ़ाकू पढ़ना क्रिया से बनाया गया, इसका मतलब ये भी आपका कट जाता है। पुराण में एक जोड़ा पुराणिक बना, मानव में एक जोड़ा मानव बना, और आपका लखन में क्या जोड़ा, लखनऊ में ई जोड़ता है तो लखनवी बनता है। तो ये सारे के सारे आपके संज्ञा से बने हुए हैं। बनावटी से बनाना होता है, इसका मतलब क्या है, ये क्रिया आ जाती है। इसका मतलब आपका ये ऑप्शन जो है सी नंबर ऑप्शन, ये सारे के सारे जो विशेषण आपको दिखाई दे रहे हैं वो किससे बने हुए हैं, संज्ञा से बने हुए हैं। आपको मैंने बताया था एक प्रत्यय है और आपका ये प्रत्यय है, ये क्या हो जाते हैं, ये विशेषण का ही निर्माण करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से आपका गलत कथन आपको बताना है। व्याकरण की दृष्टि से आपको गलत कथन है उसका आपको चुनाव करके बताना है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, इसमें दोहराई भी नहीं है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। क्रिया प्रमुख रूप से 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, और सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो ये बात आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पर सीधी सीधी गलत हो जाती है। संज्ञा और क्रिया की विशेषता नहीं बताते,
ये जो क्रिया विशेषण है वो ओनली क्रिया की विशेषता बताते हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अपने, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। कोई भी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग नहीं है। पहला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उसमें नदी स्त्रीलिंग है, झील आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो पहला कट गया। और उसके बाद में प्रतिपदा मंगलवार टोपी स्त्रीलिंग है, पानी जानी नानी स्त्रीलिंग है, तो नींबू है, दही है, केला है, ये तीनों ही शब्द कौन से दिखाई दे रहे हैं आपके पुल्लिंग जो शब्द है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, यानी कि सदैव जो बहुवचन आपको प्रयुक्त करवा दे ऐसा शब्द कौन सा है। आपका 77 की बात करेंगे तो आपका लोग जो शब्द है, जैसे कि अपने हम शब्द लिखते हैं और हम के साथ में लोग लगाकर आप क्या बना देते हो, इसको बहुवचन बना देते हो, तो बहुवचन बनवाने वाला शब्द आपका एक लोग है। उसके साथ में चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। और इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया। चोर ने धन के लिए धारदार, अब धन के लिए अपने बात करते हैं तो यहाँ पर देखो कर्ता यहाँ पर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कर्ता का प्रयोग किया गया। उसके सामने अलग कर दी, धड़ से अलग कर दी। अब देखो अलग कर दी, इसका मतलब आपका क्या हो जाता है, अपदान आपका यहाँ पर हो जाता है। लेकिन अपदान भी यहाँ पर देखो, यहाँ से गर्दन को धड़ से अलग कर दी, लेकिन यहाँ पर देखो धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन अलग कर दी है। तो इसमें कौन सा हो जाता है आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाता है, आपको ध्यान में रख लेना है। आगे चलिएगा, हमें स्वराज मिल गया कौन सा काल, हमें स्वराज मिल गया बिल्कुल सामान्य भूतकाल का वाक्य है। क्या है, सामान्य भूतकाल का वाक्य यहाँ पर यह हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपके सामने यहाँ पर किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है, भाववाच्य, उससे पुस्तक नहीं पढ़ी गई, ये तो आपका स्त्रीलिंग है। भाववाच्य हमेशा पुल्लिंग में होता है, ये तो ध्यान में रखना है। यहाँ भी पुल्लिंग आपका नहीं है, पकड़े गए यहाँ भी नहीं है, क्योंकि ये बहुवचन है। पुल्लिंग और एक वचन होता है, बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता। ये बी नंबर ऑप्शन जो आपका है बिल्कुल सही और स्टिक आंसर आपका हो जाता है, ध्यान में रखना। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। आपको ये पूछा गया कि ऐसा कौन सा विशेषण है जो संज्ञा से निर्मित नहीं है, तो आपका शिक्षा, कुल, मरियल से मरना के लिए आपका बी आपका ऑप्शन क्या है, यहाँ पर आ जाता है। क्या आ जाता है, बी नंबर ऑप्शन आपका मरियल। मरना क्रिया में आपने जब ईल प्रत्यय जोड़ा तो यहाँ पर क्या बन जाता है, मरियल बन जाता है। ये कर्तावाचक कर्तृ प्रत्यय आपका बन जाता है, आपको ध्यान में रखना है। तत्सम और तद्भव की दृष्टि से कौन सा सुमेलित आपका नहीं है, ध्यान में रखना। बधिर का मतलब बहरा होता है, गोधूम का मतलब गाहक नहीं होता, गोधूम का मतलब गेहूँ होता है, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। पाषाण का पाहन होता है और दंत्रिका के मतलब क्या होता है, आपका दाढ़ी होता है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही स्टिक आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। यौगिक शब्द आपका राजपुत्र है, पाठशाला है, जन्मभूमि है और जलज है, तो आपका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आपका योग रूढ़ हो जाता है। कौन सा हो जाता है, योग रूढ़ हो जाता है। और बाकी जो शब्द है वो आपके सारे के सारे क्या हैं, यौगिक शब्द हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 84 नंबर क्वेश्चन आपके बीच में आया कि एकार्थी शब्द है। निम्नलिखित में से एकार्थी शब्दों की अगर बात करी जाएगी तो पटना, हार, गुरु और पक्ष। अब देखो हार शब्द है वो अनेकार्थी है, गुरु शब्द है, यहाँ पर देखिए इस गुरु की अगर बात करें अपने, तो ये गुरु जो है शिक्षक के लिए भी आ जाता है और अलग अलग जगह पर आपका प्रयोग किया जा सकता है। पक्ष भी आपका दो तरीके का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पटना शब्द की बात करेंगे तो ये एकार्थी शब्द आपका है, ठीक है। आम का अनेकार्थिक शब्द नहीं है, आम का कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो आम का साधारण भी होता है, सामान्य भी होता है, आम का मतलब व्यापक भी होता है। और यहाँ पर आपके सामने आम तो एक फसल है, तो इस वजह से अगर 85 की बात करेंगे तो ये इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। उसके बाद में आपके सामने पर्यायवाची शब्द लिखे गए हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ध्यान में रखना।
अश्व, सैंधव, बाजी, उत्कोच, घुष, रस्क, श्रेष्ठ, कुलीन, अभिजात, तेज, शक्ति और बल। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया कौन सा जो सुमेलित आपका नहीं है। बाकी सारे सुमेलित आपको दिए गए। उत्कोच और घुष, रस्क आपका क्या है, रिश्वत नहीं होती है, आपको ध्यान में रखना। बाकी सारे के सारे सुमेलित आपको दिए गए हैं। किस विकल्प में शब्दयुग्म का अर्थभेद सही नहीं है? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें अर्थभेद सही नहीं है? तो ये आपको अच्छी तरीके से बताना है। विपण बाजार और विपणी जो है वो दुकान कहलाती है। वत्स वत्सड़ा होता है, वत्सर आपका वर्ष होता है, विपिन जंगल होता है और विपिन होता है कष्टकारी। तो ये देखो यहाँ पर दोनों उल्टे लिखे गए हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक हो गया। विजय का मतलब जीत होता है और विजय का मतलब देवी होता है, ठीक है। और उसके साथ में 88 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुचित है? विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा अनुचित है? तो आपके सामने तेजस्वी का यशस्वी आपका नहीं होता है। विषाद प्रसाद सही होता है। देवी ऐश्वर्य ठीक होता है। उद्विग्न का अनुविग्न बिल्कुल ठीक होता है। अगला क्वेश्चन है कि वाक्यांश के लिए असंगत जो है उसका आपको क्या करना है? असंगत विकल्प को आपको चुनना है। असंगत विकल्प आपको चुनना है। तो और यहाँ पर दिए गए हैं आपके कौन से शब्द दिए गए? एकल शब्द। विजय प्राप्त करने की तीव्र जो इच्छा होती है उसे चरिष्णु कहा जाता है। क्या? रचना करने वाले को शिक्षा कहा जाता है। कोई काम करने की इच्छा चिकित्सा कहलाता है। बार बार युद्ध करने की इच्छा युत्सा कहलाता है। क्या? ये आपसे यहाँ पर बताया गया। तो कौन सा असंगत है? तो विजय प्राप्त करने की जो इच्छा है वो तृष्णा नहीं कहलाता है। बाकी तीनों जो है वो बिल्कुल ठीक आपके बताएंगे। संदेह की दृष्टि से अगर बात करें कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो विवादास्पद की बात करेंगे तो विवाद धन अस्पद नहीं होता, आस्पद होता है। तो उत्तर तो हमें क्या मिल गया? यहीं पर ही मिल जाता है। अनुधन इक्षण अन्वेक्षण होता है यण संधि से। ऊहापोह में ऊहापोह होता है आपका दीर्घ स्वर संधि से। मतैक्य की बात करूँगा तो ये वृद्धि संधि से आपका हो जाता है। निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद आपको बतानी है। प्रतिधनस्था है, जगत धन ईश है और ये लॉजिक गलत संधि आपको मिल जाती है। जगत की बात करते हैं तो जगत के नीचे आपकी क्या है? हलंत का जो प्रयोग है वो किया जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? सही एनस्टिक आंसर हो जाता है। ये बिल्कुल राइट है और ये भी बिल्कुल आपका राइट है। निम्नलिखित में से सामासिक विग्रह की दृष्टि से आपका सही नहीं है। क्रम के अनुसार का यथाक्रम ठीक होता है। चक्र को धारण करने वाला शिव जी, ठीक है, लिखा है। मन से गढ़ा हुआ मन गढ़त होता है। लंबा उदर है जिसका गणेश। अब लंबा उदर है वो गणेश नहीं होता है। लंबा उदर जिसका होता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या है सही क्रम आपका? वैसे देखा जाए तो ये भी इसका गलत है और ये भी इसका क्या है? दोनों के दोनों गलत आपको दिए गए हैं। इसका तो लंबोदर जो है सामासिक पद में लंबोदर इसका आता है और इसकी बात करेंगे तो आपका चक्रधर है वो आपका आता है। तो यहाँ पर दोनों ही आपके यहाँ पर गलत दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? ऋण से मुक्त ऋण मुक्त हो जाता है। देश के लिए प्रेम देशभक्ति यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर उत्तर तो आपको यहीं मिल जाता है। मन से चाहा हुआ मन चाहा, रसोई के लिए घर रसोई घर हो जाता है। तो बी नंबर आंसर 93 का बी नंबर आंसर आपका हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा 94 नंबर क्वेश्चन। 90 में लिखा गया 94 में कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? आपसे ये पूछा गया उपसर्ग रहित है। तो यहाँ पर देखो पहला ही ऑप्शन है आसन में आपका क्या है? अस धातु में अन जोड़ा है, ठीक है। आकार है यहाँ पर, आनंद है, आरोह है, इन सभी में क्या है? आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। किस उपसर्ग में किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों की बात अगर करी गई है तो उनकी बात अगर करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से अलंकारिक सुंदरता अधिकारी और अधुनातन उपसर्ग और प्रत्यय की बात करते हैं। तो यहाँ पर अपने बात करेंगे कि कौन सा जो शब्द है वो आपका राइट हो जाता है। तो अलम धनकार से क्या बनता है? आपका अलंकारिक बनता है। वैसे देखा जाए तो अधिकार और अधिकार में इसमें भी आपका हो जाता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ उत्तर आपका कौन सा है? अलंकारिक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो गार प्रत्यय वाला नहीं हुआ है? तो स्नाना आगार लिखा हुआ है यहाँ पर। यादगार है, मददगार है, रोजगार है। तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। खिलौना जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है? तो आपका औना प्रत्यय आपका जोड़ा गया है। तो ध्यान में रखना, ये औना प्रत्यय की अगर बात करते हैं
तो ये कर्मवाचक कर्तरी प्रत्यय आपका हो जाता है। और यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द के सभी शब्द शुद्ध है। बहुत बार आपको मैंने ये सवाल जो है वो आपको करवा दिया गया है। तंदुरुस्त शब्द है और मद्देनज़र शब्द है, ये क्या हो जाता है आपका सही और स्टिक आंसर यहाँ पर हो जाता है। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है? शुद्ध नहीं, अशुद्ध है। सभी शब्द आपसे अशुद्ध पूछे गए हैं। तो ये देखो, भवनिष्ठ है, ध्यातव्य, ये गलत है, ये सही है। भवनिष्ठ है, ये सही है, ये गलत है। और उसके साथ में ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो आपको ध्यान में रख लेना होता है। ठीक है, आगे चलिएगा और आगे आपको देखना 100 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? बेफालतू बात मत करो, बेफालतू बात मत करो। देश के सभी लोग एकजुट हैं और हम शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए हमें। कहानी सुनकर हमें बहुत आनंद आया। 100 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध नहीं है? कहानी सुनकर हमें बहुत आनंद आया। हमें कहानी सुनकर बहुत आनंद आया, यहाँ पर पद क्रम है वो उल्टे किए गए हैं। आपका बताना है 101 नंबर की निम्नलिखित में से आपका शुद्ध वाक्य जो है वो आपका कौन सा हो जाता है? तो तेरी बात सुनते सुनते कान पक गए, सब कालचक्र के पहिए के नीचे पिस गए। कालचक्र और पहिया एक ही बात है। हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल हैं, बिल्कुल ये सही कथन दिया गया है और यही कारण है कि जिनके कारण परेशान रहते हैं। तो ये यहाँ पर देखो 2 बार एक जैसा कारण जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया है और शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाता है? सी नंबर आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से सरल और साधारण वाक्य है। निम्नलिखित में से सरल और साधारण वाक्य आपका कौन सा है? सरल वाक्य की बात करते हैं तो ये आपको ध्यान में रखना है। सरल वाक्य की अपने बात करेंगे, जहाँ अभी रेगिस्तान है वहाँ किसी समय जंगल था। मेरा भाई यहाँ आएगा, मैं उनके पास जाऊँगा। जो जितना मांगता है उसका उतना ही दिया जाता है। दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। आपको अच्छी तरीके से बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। तो एक ही आंसर है यहाँ पर जो सरल वाक्य है। जहाँ भी रेगिस्तान है वहाँ किसी समय जंगल था। ये 2 वाक्य आपस में क्या है? कोरिलेटिव है, मिश्र वाक्य। मेरा भाई यहाँ आएगा और मैं वहाँ पास जाऊँगा, तो ये आपका संयुक्त वाक्य है। जो जितना है उसको उतना दिया जाए, ये भी आपका मिश्र वाक्य है। तो डी नंबर आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन है वो सही नहीं है, उसकी बात करते हैं। तो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाए वो उसे विधेय कहते हैं। किसी वाक्य में उद्देश्य के कथन में कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, आगे चलिएगा। और वाक्य के प्रमुख घटक माने गए उद्देश्य और विधेय। किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म होना आवश्यक होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। बिल्कुल आपका आंसर कौन सा सही नहीं है? तो सी नंबर ऑप्शन है वो आपका ठीक नहीं है। वाक्य का जो आवश्यक अंग होता है वो कौन सा होता है? आपकी क्रिया होती है। क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण आपका कौन सा हो जाता है? तो क्रिया विशेषण उपवाक्य के उदाहरण की अगर बात करें तो वो कौन सा हो जाता है? यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता। ये क्रिया विशेषण का आश्रित उपवाक्य आपका हो जाता है। 105 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें ये लिखा गया है कि किस वाक्य में विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं है? ऐसा कौन सा वाक्य जिसमें विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं है? दिशाएं 4 होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण हो गई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली एक प्रसिद्ध रचना है। छी, एक दुर्गंध आ रही है। कैसी दुर्गंध आ रही है? गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया कि सही से नहीं किया गया है, तो आपके सामने कैसी दुर्गंध आ रही है? यहाँ पर देखो, ये लास्ट में यहाँ पर प्रश्नवाचक जो है वो गलत प्रयुक्त में लिया गया है। विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित विवरण सही नहीं है। विराम चिन्हों की बात करेंगे तो सही नहीं कौन सा है? लिखने में जब कोई शब्द छूट जाता है तो उसके स्थान पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ना जी, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, पहला ही सही नहीं है। लेकिन बाकी पर बात करते हैं। द्वंद्व समास के पदों के मध्य योजक चिन्ह लगाया जाता है। किसी संज्ञा को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव या संक्षेपक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी के महत्वपूर्ण वचन उदाहरण के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। तो ये बाकी सारे ठीक है,
कोष्टक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसके लिए आपको क्या करना है, विस्मरण चिन्ह का प्रयोग आपको करना है। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। उसके बाद में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह की अगर बात करते हैं तो योजक चिन्ह जो है उसका जो प्रयोग होता है उसकी बात करें तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए, विस्तार देने के लिए, भ्रांति विवरण करने के लिए, व्याख्या करने के लिए, तो योजक चिन्ह वो दो शब्दों के जोड़ने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। गागर में सागर भरना का भावार्थ क्या है? गागर में सागर भरना, इसका मतलब है बहुत कम शब्दों में कुछ महत्वपूर्ण बात कहना, गागर में सागर भरना होता है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके बीच में ये आ रहा है कि कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, नष्ट होने के करीब पहुंचना भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति और मुहावरा है। तो यानी कि कमज़ोर जो होता है वो शक्ति प्रदर्शन जब करता है तो वो नष्ट होने के करीब हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चींटी के पर निकलना। अब चींटी के जब पर निकलते हैं तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना कि वो नष्ट के करीब होती है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इसकी अगर बात करें तो लोकोक्ति का अर्थ है टेढ़ी उंगली करके घी निकालना चाहिए, कभी उंगली से घी नहीं निकालना चाहिए, घी चम्मच से निकालना चाहिए, और बहुत सीधा होने से काम भी नहीं चलता है। ठीक है, इसके बाद में आपका अगला ये सवाल देखिएगा 111 नंबर। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है। तो आप बेल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ होना, आँख के अंधे, नाम ने अनसुख, दृष्टिबाधित होने से अपने सोच समझ कर रखना चाहिए, मन चंगा तो खटौती में गंगा, यदि मन शुद्ध है तो घर में भी तीर्थाटन फल मिल सकता है। यानी सुसंगत नहीं है। आँख का अंधा, नाम ने अनसुख वाली कहावत है वो आपकी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की अगर अपने बात तो 113 नंबर सवाल जो है, क्वेश्चन जो है आपका वो कौन सा हो जाता है। और यहाँ पर देखिएगा आपके बीच में परिभाषिक शब्दावली का यह जो क्वेश्चन आपके बीच में आया है, तो ये आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुसंगत परिभाषिक शब्द आपका नहीं रहने वाला है। तो परिभाषिक शब्द की अगर बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट का आयात निर्यात आपका यहाँ पर लिखा है, रेट्रोस्पेक्सिव टू भूतलक्षी लिखा है, लेजिबल सुवाच्य लिखा है, और एक्ट का यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर अधिनियमित लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट का आयात निर्यात है यहाँ पर सुसंगत है। ठीक है, मुझे इसमें थोड़ा सा लग रहा है डाउट, लेकिन आप मुझे कमेंट में बताइएगा इसका आंसर जो है वो आपके लिए क्या होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में आपके बीच में 113 नंबर पर किस विकल्प के में गलत परिभाषिक शब्द है, तो जेन्युअल कोड जो है किशोर न्यायालय है, अप्रेंटिसशिप है प्रशिक्षण है, और इंटरप्रैक्टिकल है क्षतिपूर्ति है, और रेम्बर्समेंट है प्रतिपूर्ति है। तो 113 का यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, गलत जो है आपका सी नंबर आंसर हो जाता है। और यहाँ पर देखिए किस विकल्प में इंडोर्समेंट का समकक्ष जो परिभाषिक शब्द जो है इंडोर्समेंट, उसका क्या हो जाता है, तो इसका हो जाता है मूल्यांकन करना। आगे देखिएगा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी, पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर शब्द शक्ति की बात अगर अपने करते हैं तो यहाँ पर ये लक्षणा शब्द शक्ति है, और लक्षणा दो प्रकार की होती है, शुद्ध लक्षणा और गौण लक्षणा। तो यहाँ पर इसका जो है शुद्ध प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। जहाँ लक्ष्यार्थ की प्राप्ति मुख्यार्थ पूर्णतः विसर्जित हो जाए शब्द शक्ति क्या कहलाती है, लक्ष्यार्थ की प्राप्ति से आपकी होती है तो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। ध्यान में रखा, चिर जोरी जोरी जुरो क्यों न गंभीर शनीर, चिर जोरी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वर्ष बानुजा वो हलधर के वीर। तो इसमें भी अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए तो ये आपकी आर्थी व्यंजना, जहाँ तक मुझे सॉरी ये अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना आपकी जो हो जाती है शब्दों के माध्यम से, ये आपकी निम्नलिखित में से क्या हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण का एक सिद्धांत नहीं है। आपका जो शिक्षण विधियों के जो क्वेश्चन है वो आपके बीच में आ जाता है, ध्यान में रखना। क्या हिंदी पाठ्यक्रम का एक सिद्धांत नहीं है, तो क्रिया का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, समवाय का सिद्धांत है, अत्य सत्य का सिद्धांत आपका यहाँ पर हो जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सत्य और असत्य का सिद्धांत जो है आपका यहाँ पर सिद्धांत नहीं है। नाटक शिक्षण में किसका महत्व नहीं है, तो नाटक शिक्षण की बात अगर करी जाए तो नाटक शिक्षण जो है उसका मौन पठन, वाचिक और रंगमंच और कक्षा अभिनय। तो नाटक शिक्षण की बात करते हैं तो इसमें मौन पठन नहीं किया जाता है, आपको ध्यान में रखना। मौखिक भाव व्यक्ति प्रस्तुति का साधन नहीं है। मौखिक
जो भाव प्रस्तुति का साधन आपका कौन सा नहीं है, तो ये आपको अच्छी तरीके से बताना है। तो 120 में आपसे पूछा कि अभिनय, कहानी कथन, दीपावली पर लेख और संवाद जो है वो आपके यहाँ पर क्या है। दीपावली पर लेख जो लिखा है वो मौखिक भाव प्रस्तुति का साधन नहीं है, वो लिखित भाव प्रस्तुति का एक साधन माना गया है। कविता वाचन का प्रकार है। कविता वाचन की बात करते हैं तो सहज स्वर वाचन है और भावानुसार वाचन है, रागात्मक वाचन है, उपरोक्त सभी है। तो कविता वाचन की अगर बात करी जाए तो उसके सभी प्रकार के यहाँ पर होते हैं। अगले की बात करेंगे 122 नंबर भाषा शिक्षण में। भाषा शिक्षण के पाठ्यक्रम की सर्वप्रथम रचना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो कोमेनियन महोदय है, उसे क्या दिया जाता है, आपका भाषा शिक्षण पाठ्यक्रम की सर्वप्रथम रचना का जो श्रेय है उसे दिया जाता है। उसके बाद में अपने बात करते हैं कहानी शिक्षण का उद्देश्य है। कहानी शिक्षण में स्वस्थ विनोद और स्मृति शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास और उपरोक्त सभी, तो ये इसका क्या हो जाता है, उपरोक्त सभी यहाँ से राइट हो जाता है। यानी कि भाषा शिक्षण के दौरान गद्य शिक्षण की विधि क्या है, भाषा शिक्षण के दौरान गद्य शिक्षण की विधि आपकी क्या है। तो आपको यहाँ पर गद्य शिक्षण की बात करते हैं तो जैसे कविता है, नाटक है, ये सारी चीज़ें जो गद्य शिक्षण में आ जाती हैं। तो आपका यहाँ पर क्या है गद्य शिक्षण की विधि, तो ये आपका ध्यान में रखना खंड काव्य विधि मानी जाती है। कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है, ठीक है, तो रूपरेखा विधि है, भाष्य विधि है, परामर्श विधि है, निर्देशन विधि है। तो 125 की अगर बात करी जाए तो आपका क्या हो जाता है, भाष्य जो विधि है वो आपका हो जाता है। निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण का सिद्धांत निम्न में से नहीं है। चयन का सिद्धांत है, मनोवृत्ति सूत्रों का सिद्धांत है, बोलचाल सूत्रों का सिद्धांत है, या इनमें से कौन सा नहीं हो जाता है। तो आपका ध्यान में रखना इनमें से कोई सा भी भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं, ठीक है, सिद्धांत आपका नहीं है। उसके बाद में अपने ऑप्शन की बात करें, अगला क्वेश्चन जो आपका 127 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक सहायक सामग्री का या के लाभ हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के लाभों की अगर बात करी जाए तो उसमें पाठ अधिक सरल, रोचक और मनोरंजक बन जाता है। इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है। इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता ये हो जाती है कि ये सभी के सभी जो है आपके इम्पोर्टेंट यहाँ से हो जाते हैं। अब आपके जो पद्यांश जो है उस पद्यांश में से आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो मैं यहाँ पर पद्यांश को नहीं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर फल की विशेष सीधा पहले पद्यांश को पढ़ देता हूँ, फिर इसके जो क्वेश्चन है उनके आंसर मैं आपको बता दूंगा। तो आपको ध्यान में रखना, फल की विशेष आसक्ति के कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। चित्त में यही आता है कि बहुत कम या बहुत सरल करना पड़े, फल बहुत सा मिल जाए। श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग में फलाशक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत सी स्पष्ट उपदेश दिया, पर उनको समझाने पर भी भारतवासी इस वासना से ग्रस्त होकर कर्म से तो उदास हो बैठे और फल से इतने पीछे पड़े कि गली में ब्राह्मण को एक पेठा देकर पुत्र की आशा करने लगे। 4 आने रोज अनुष्ठान करा के व्यापार से लाभ की, शत्रु पर विजय और रोग के मुक्ति, धन धान्य की वृद्धि और न जाने क्या क्या चाहने लगे। उसके बाद में अपने बात करते हैं आसक्ति प्रस्तुति और उसके साथ में उपस्थिति वस्तु से ठीक नहीं की जा सकती। कर्म सामने उपस्थित रहता है तो इसे आसक्ति उसी के में चाहिए, दूर फल दूर रहता है और उसकी कर्म और उसके लक्ष्य काफ़ी है। जिस आनंद से कर्म की उत्तेजना होती है और उसी आनंद से कर्म रहते हुए बराबर चला रहता है, उसी का नाम उत्साह होता है। तो ये अब आपके जो क्वेश्चन हैं उनकी अगर बात करें, श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग की फलाशक्ति को प्रबलता बढ़ाने के लिए बहुत से उपदेश दिया था। तात्पर्य क्या है? श्री कृष्ण ने कहा था कि फल आसक्ति की अधिकता कर्म के प्रति उत्साह की बाधक होती है, तो इसका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे पेपर में तो इस तरीके के क्वेश्चन है वो आप निश्चित रूप से हल कर पाओगे, चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। फल की विशेष आसक्ति के कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है, इस कथन के माध्यम से लेखक आपको क्या कहना चाहता है? तो यहाँ पर फल के बारे में अधिक आसक्ति से कर्म करने में रुचि घटती है, तो आपको फल के बारे में ज़्यादा ठीक है नहीं सोचना है, आपको कर्म करते रहना है, फल स्वतः ही मिल जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपने बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका ये है कि आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थिति वस्तु में ठीक नहीं की जा सकती क्योंकि जो प्रस्तुत नहीं है उसी इच्छा संकट करना
बन सकती है। जो प्रस्तुत नहीं है उसमें रुचि पैदा नहीं हो सकती। क्रम प्रस्तुत होता है इसलिए उससे प्रति रुचि स्वाभाविक होनी चाहिए। ये इसका सही सही जवाब हो जाता है। 4 आने रोज का अनुष्ठान करा के लाभ की आशा करना गीता के विरुद्ध क्यों है? तो इसलिए ये विरुद्ध हो जाता है क्योंकि उसमें कम खर्च करके ज़्यादा प्राप्त करने की जो लालसा होती है वो इसमें लिप्त होती है। तो हमें गीता में तो यही कहा गया है कि आप कर्म करते जाइए, कर्म आपको ज़्यादा करने हैं और आपका जब उचित समय आता है तो वहाँ पर फल की जो इच्छा है वो आपको मिल जाती है। ठीक है, इसी तरीके से ये आपका एक और छोटा सा ये एक पद्यांश हो जाता है। इस पद्यांश की अपने बात करते हैं तो देखिएगा, खेत की धरती बने न बंजर, चले न जादू टोना, दुखिया दादी अन्नो बेटी झूम झूम कर गाए, पकी फसल को डसने वाले फसल नहीं हो जाए, सत्यमेव जयते बन बन के खाए, भर भर दोना सुखुबा दुखुबा गंगू मंगू मंगू, खुद जोते जोते बोए, अपनी फसल ही कांटे और ज़्यादा न रोए, जो खोया सो खोया भैया, वक्त नहीं अब खोना है, प्रगति पद पर निर्माण के नव समर संचना है, समता की सुसूरी के प्रमुख भागीरथ जानो, स्वर्ग उतर जाए धरती पर चमको कोना कोना, मिट्टी से सोना उपजाओ इस मिट्टी का सोना। तो यानी कि अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन ये कहा गया है कि सफल कौन नहीं हो सकता, सफल कौन नहीं हो सकता? पक्की फसलों को डसने वाला सफल नहीं हो सकता है। बाकी जो आपके ऑप्शन सारे के सारे यहाँ पर ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोना कोना कब चमकेगा? जो कोना कोना तब चमकेगा जब धरती पर स्वर्ग उतरेगा। जब धरती पर क्या उतरेगा? स्वर्ग उतरेगा। वो पद्यांश हमारे सामने होता है तो हम क्वेश्चनों के जो आंसर है वो अच्छी तरीके से दे पाएंगे। ये आपको यहाँ से समझ लेना है। सुख को कौन जान गया? सुख को कौन जान गया? तो सुख को है वो भागीरथ है वो जान चुका है। और सत्य को चुनिएगा, सत्य की चुनाव करिएगा। तो सत्य के चुनाव की बात अगर करें, मिट्टी से सोना उपजने का संदेश यहाँ पर दिया गया है। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर उनको सीखना कहा जाता है। उसके बाद में अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अभिवृद्धि शब्द है, अब साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो आपके शुरू हो जाते हैं। तो अभिवृद्धि का मतलब है बालक की शारीरिक विकास के लिए अभिवृद्धि जो शब्द है उसका यहाँ पर अर्थ होता है। आगे चलिएगा, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण खालिस्तान प्रकट करती है। तो यानी कि आत्मसम्मान की भावना जो है वो किशोर अवस्था जो है, एडल्सेंस जो है आपका वो भरती है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक हैं। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारकों की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर डी जो है वो आपका हो जाता है उपयुक्त सभी हो जाता है। वंशानुक्रम का प्रभाव है, परिवार का विखंडन है, शारीरिक दोष है। निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को क्या प्राथमिकता देनी चाहिए? तो आपको ध्यान में रखना, निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय कहानी कथन के माध्यम से सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता है वो आपकी देनी चाहिए। उसके बाद में विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? विद्यालय के पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि आपकी कौन सी हो जाती है? तो केस स्टडी विधि, प्रश्नावली विधि, प्रयोगात्मक विधि और सर्वेक्षण विधि जो है वो आपकी यहाँ पर हो जाती है। तो इसका मतलब है केस स्टडी जो विधि है वो आपकी क्या हो जाती है? विद्यालय से पलायन करने वाले बालकों के लिए अध्ययन में सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया? तो आपको यहाँ पर आंसर देना है। उपरोक्त सभी जो हैं यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर है, डेनियल गोल्डमैन है, जॉन डी मेयर है और पीटर साल्वे है। इन्होंने सभी ने क्या किया है? यहाँ पर मनोवैज्ञानिक संवेगात्मक बुद्धि पर कार्य किया है। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर ध्यान में रखना, बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव आपको दिया गया है। तो 143 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अपने बात करेंगे तो प्रोत्साहन करने का सुझाव, बालकों को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने के लिए डांटना भी नहीं है, जुर्माना भी नहीं लगाना, आलोचना भी नहीं करनी, उनको प्रोत्साहन देना है। एक बोर्ड छात्र परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, उसके पिता उसे अच्छा अंक लाने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है, तो उसका अर्थ क्या है? वो आंतरिक प्रेरणा है, बाह्य प्रेरणा है। और आपको सीधी सी स्पष्ट है कि ये तो आपको बाह्य प्रेरणा मिली है। पापा जब
पास होंगे तो मोटरसाइकिल दिलाएंगे, तो ये आपकी बाह्य प्रेरणा हो जाती है। एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज़ को देखकर डरने लगा या लगी, तो इसका उदाहरण है। उद्दीपन सामान्यीकरण, अनुक्रिया सामान्यीकरण, उद्दीपन अनुक्रिया दोनों सामान्यीकरण है, न तो उद्दीपक सामान्यीकरण न ही आपके अनुक्रिया सामान्यीकरण है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए कि अनुक्रिया है वो उसका सामान्यीकरण हो रहा है। जो पहले उनके हाथ में कांटा चुभा था और उसके बाद में वो किसी लाल पोशाक या किसी लाल वस्तु को देखकर, लाल चीज़ से देखकर वो डरता है, तो वो अनुक्रिया सामान्यीकरण का उदाहरण हो जाता है। कंप्यूटर सहायक सामग्री, कंप्यूटर सहायक सामग्री अधिगम सामग्री किस प्रकार की अधिगमकर्ता के लिए सहायक है? तो वह अपनी गति और आवश्यकता के अनुसार सीखता है, वह कठिन समस्याओं के समाधान करना सीखता है, वह नवीन ज्ञान आसानी से प्राप्त करता है, या उपरोक्त आपका सभी हो जाता है। तो ये उपरोक्त सभी आपका सरकारी जो ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, वो आपका हो जाता है। और उसके साथ में लिनक्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो यहाँ पर अपने ध्यान में रखना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ये क्या हो जाते हैं, आपके उदाहरण हो जाते हैं। उसके बाद में अपने बात करें 147 नंबर क्वेश्चन की बात करें। अब 148 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक टेलीविज़न चैनल मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शुभारंभ किया गया है? तो ये आपके सामने यहाँ पर एक टेलीविज़न कार्यक्रम है, वो है स्वयं प्रज्ञा जो कार्यक्रम है वो है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक उदाहरण सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाता है टच पैड जो है वो एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। MS वर्ड है, एक्सेल है और पावरपॉइंट है, ये आपके एक सॉफ्टवेयर के उदाहरण माने जाते हैं। और आज का अंतिम सवाल, कंप्यूटर आधारित अनुदेशन व्यक्तिगत अनुदेशन है क्योंकि? कंप्यूटर आधारित अनुदेशन एक व्यक्तिगत अनुदेशन है क्योंकि एक कंप्यूटर अधिगमकर्ता के प्रारंभिक व्यवहार के आधार पर अनुदेशात्मक सामग्री का निर्णय लेता है। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। इसका आंसर क्या हो जाता है, आपका सी आंसर बिल्कुल सही सटीक आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 150 क्वेश्चनों की चर्चा हम कर चुके हैं। जिस तरीके से हिंदी में 150 क्वेश्चन आने हैं, उसी प्रकार की मैंने एक आपके सामने एक 150 क्वेश्चनों की फटाफट क्लास जो ली है। ज़्यादा व्याख्या हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अब हमें प्रश्नों की आवश्यकता है, और जितने ज़्यादा हमें प्रश्न मिलेंगे उन सारे प्रश्नों को मिले। लगभग हम यहाँ पर 15 जो मॉडल पेपर है वो रीट के 15 मॉडल पेपर जो हिंदी के हैं वो उनको पढ़ने वाले हैं। आशा और उम्मीद के साथ में कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, और इसी तरीके के आपको क्या करना है, इसी तरीके के मॉडल पेपर आपको आते रहेंगे। कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आभार।